हेलो, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लोहे के औजार और खेती। चलिए इसको देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? लगभग 3000 साल पहले। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार की बड़ी संख्या मिली है। इनके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। लगभग 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इन जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियां और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। हमने पढ़ा है कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। देखिए इन औजारों को आप लोग देख सकते हैं चित्र में। लोहे के औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम सुनिए। हसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी। लोहे की ऐसी 5 चीजें का सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो। चलिए आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम जैसे सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में आए नए औजार रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। सही वाक्य भाव। लोगों द्वारा परिश्रम किया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई तथा धन खर्च किए। राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन लेना चाहिए। वे किसानों से कर लेते थे। किसान खेती करके वो कर चुकाते थे, खेती करते थे। खेती कैसे करते? यह सिंचाई से संभव था। सिंचाई किया, खेती हुई और उत्पादन बढ़ा। उससे राजस्व बढ़ा। राजा को टैक्स दिया जाता था जिससे उस राज्य का समृद्धि होती थी, आगे बढ़ता रहा। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को विल्लला, देखिए इन नामों को ध्यान रखिए। तमिल क्षेत्र में बड़े जो भूस्वामी हैं उनको क्या कहते थे? विल्लला। और साधारण हलवारों को उड़वार तथा भूमिहीन मजदूर दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। चलिए आगे देखते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इनके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। इसको देख लेते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। प्राचीनतम तमिल रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संगम साहित्य। इसको ध्यान रखिएगा। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि मदुरै
मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। चलिए आगे क्या कहते हैं? नगर क्या कहते हैं? कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक आपको पता है कि भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ये वे कहानियां जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ जातक एक कथा दी गई जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। चलिए उस कहानी देख लेते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने उस माली से कहा, अगर लड़कियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह इस बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास में खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और उसने वहां उसे घास काटने वालों 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम सब तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगी जब आप मुझे आपकी सहायता की जरूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास के गट्ठर मुझे दे दो। अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी बिक न जाए। उन्होंने उससे घास के 50 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। सोचो कितना चतुर था। देखिए आगे देखते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। ये आगे देखते हैं। नीचे सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर की? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इनकी इमारतों का वर्णन करो। देखिए, दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से कैसे भिन्न है? देखिए, देख सकते हैं आप। आगे देखते हैं। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा है कि इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुमने चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। वलय कूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। वलय कूप क्या थे? गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये प्रायः वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं।
संभवतः लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों से भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण एक किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। देखिए, बेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है। बेरिगाजा भरूच का यूनानी नाम है। उसकी कहानी देखते हैं। बरिगाजा एक सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरिगाजा में शराब, तांबा, टिन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलिया, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट और महीन कपड़े शामिल थे। देखिए आगे देखिए, जिन जिन पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में उसने लिखा है। चलिए आगे देखते हैं सिक्कों के बारे में। पृष्ठ 82 पर दी गई इन कहानियों को तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। ये पुराने आहत सिक्के थे। कौन सिक्के थे? आहत सिक्के थे, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिखाया गया है। चांदी या तांबे के इन सिक्कों पर विभिन्न आकृतियां को आहत किए गए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया है। क्यों? मतलब इनको आहत मतलब उसमें ठोकर मार के बनाई गई। ये किसके होते थे? चांदी या तांबे के बने होते थे। चलिए आगे देखते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार या कभी कभी गोलाकार भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। आगे देखते विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा लगभग 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में जाने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किसकी? मथुरा जो है कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी लगभग 2000 साल पहले। इसके बारे में हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर स्थित हैं। विहार क्या होता है? जहाँ पर लोग बौद्ध लोग रुकने या ठहरने के लिए आवास बनाते थे। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये तो सबको पता होगा मथुरा।
मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिलते हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिलते हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कपड़े का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों साथ में काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी किन्हें कहते थे? जो संघ बनाने लगते थे, संघ को। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों का श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। आगे देखते हैं उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW। चलिए इसको देखते हैं। यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इससे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तनों को शीशे जैसे चमक प्रदान करता था। चलिए आगे देखते हैं सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। इसमें अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। इसमें वर्णन किया गया है कि किसी प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इसके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। पारिश्रमिक मतलब परिश्रम करने के लिए जो धन मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अगर आगे देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अरिका मेड़ू, किसके बारे में? अरिका मेड़ू के बारे में पढ़ेंगे। ये कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी में। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पत्तन था। अरिका मेड़ू क्या था? एक पत्तन था। आपने लोथल के बारे में पढ़ा होगा, वो भी एक पत्तन था। अरिका मेड़ू भी एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिलता है जो संभवतः गोदाम रहा हो या भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने
के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से इन्हें जाना जाता है। क्या? इटली का नाम के कारण। इसमें इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनका डिजाइन तो रोम का है, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र होंगे। यहाँ शीशे के अर्ध बहुमूल्य पत्थरों तथा मनके बनाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। चलिए इसको आगे देखते हैं। देखिए 2 पत्थर हैं, इनमें कुछ लिखा हुआ है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब लेखित मिट्टी के बर्तन, यहाँ बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। देखिए ये बर्तन है और इसमें कुछ लिखा हुआ है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए अन्यत्र देखिए मानचित्र में रोम को ढूंढो। रोम किसकी राजधानी? इटली। एक यूरोप का देश है ये इटली। यहाँ यूरोप के एक पुराने शहरों में से एक है। तो देख लेते हैं, ये शहर है एक्वाडक्ट। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासक में एक अगस्टस। कौन थे? अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था रोम ईंटों का शहर था। अगस्टस, आपको पता होगा कि हम लोगों का जो कैलेंडर में अगस्त महीना होता है वो इन्हीं के नाम पर लिया गया है। ठीक है, उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े रंग महल या एम्पी थिएटर बनवाए। इनके चारों तरफ दर्शकों को बैठने का सीढ़ीनुमा जगहें होती थी। रंग महल आपको पता होगा कि जहां पर मतलब कुछ नाटक खेले जाते हैं, उसी को रंग महल कहते हैं। आज के समय जैसे चलचित्र है, सिनेमा हॉल है, पहले ऐसे तो था नहीं सिनेमा हॉल। पहले टीवी थी नहीं, तो पहले लाइव नाटक दिखाए जाते थे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडाक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। चलिए महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। उपमहाद्वीप में लोहे की प्रयोग की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग बढ़ोत्तरी नगर आहत सिक्के लगभग 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत लगभग 2300 साल पहले। अरिकामेड़ का पतन लगभग 2200 तथा 1900 साल पहले था। देखिए इसमें लिखा आहत सिक्के किसके बने होते थे? चांदी के बने होते थे। चलिए